वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स क्लासेस। ये जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है और इस पे जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो इस समय क्लास 10th में है, 11th में है या फिर 12th में है। और जो बच्चे मैथ्स में अपना एनसीईआरटी से रिवीजन करना चाह रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पास में है, तो यही सोचते हुए मैंने जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ली है, क्योंकि एक तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है ना। और मतलब कम समय में हम आराम से जो है अपनी बुक का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी और मेरे दिए गए जो लेक्चर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। एक बात और बता दूं, इस पे आज ये पहला लेक्चर मेरा है इसमें कि मैंने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लिया है रियल नंबर, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे क्लास 11th और 12th के भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही, जो कि आपका लेटेस्ट जो इसी एडिशन की जो बुक है ना, तो उसी से ही जो चैप्टर्स है उनको आप लोगों को एक्सप्लेन करवा पाऊँ, ताकि इससे एक तो तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाए, है ना। और दूसरा ये है कि अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी कारण से अगर मतलब उसको समझ में ना आया हो या उसकी क्लास मिस हो गई हो, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कि मैं भूल ही रहा हूँ, और आज हम ले रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बात इसमें जो है, केवल अब दो एक्सरसाइज जो रिड्यूस सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है, एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास केवल दो एक्सरसाइज है। तो हार्डली 3 लेक्चर्स में ये आपका चैप्टर मैं ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं आज इसके बेसिक्स ले लें कि कौन कौन सी चीजें आपके रियल नंबर्स में है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर के नेम की, जिसका कि नाम है आपके पास रियल नंबर। तो बात करते हैं कि रियल नंबर कौन से हैं। देखो बेटा, आपने आज दिन तक जो भी नंबर पढ़े हैं वो आपने दो टाइप के नंबर पढ़े हैं। पहला नंबर आपने पढ़ा है, पहले टाइप के नंबर आपने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपने रेशनल नंबर्स, और सेकंड टाइप के आपने जो नंबर पढ़े हैं वो पढ़े हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपको पता ही होगा, एक बार रिकॉल करा दूं आप लोगों को कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। एंड आल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो बस ये ध्यान रखना है कि p और q दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग की वैल्यू जीरो होती है, बट समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती बेटा, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में आपने क्या, जैसे कि आपने पढ़ा है अभी तक जो आपने नंबर पढ़े, आपने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स कौन से होता है, और काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 यही नंबर हम काउंटिंग में यूज करते हैं, तो ये आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर। मैं बात करता हूं सेकंड टाइप के नंबर की, जिनका नाम है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर नेचुरल नंबर के साथ इफ यू इंक्लूड जीरो, अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये जो नंबर्स का सेट हमारा बनता है, ये कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे। यहां पर एक आया था देखो रेशनल नंबर में कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो। जीरो ले लिया आपने, ये पॉजिटिव नंबर ले लिए, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी, है ना। नंबर लाइन पे भी आप यही नंबर शो करते हुए चलते हैं, ये इंटीजर्स है बेटा। इसके बाद आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। जो टू से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर कौन से होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने पढ़ा है बेटा ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू। जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो नंबर्स आपके ऑड होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा जरूरत जो पड़ेगी हमें आगे भी पड़ेगी प्राइम नंबर की, है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो जनरली जब बच्चों से पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो उनका डिफिनेशन क्या होती है कि द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय वन। अपने आप से कटते हो या वन से कटते हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। मानता हूं कि ठीक है, लेकिन 90% बच्चा कहां पर अटक जाता है कि जब उससे पूछा जाता है कि बेटा वन जो है प्राइम है या नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन जो उन्होंने पढ़ी है, जो मतलब अगर आप लोगों ने भी पढ़ी है तो उसको करेक्ट कर ले। प्राइम नंबर हमने क्या कहा कि जो अपने आप से डिवाइड हो, वन से डिवाइड हो। अब अगर वन की बात आती है तो वन तो अपने आप से डिवाइड हो ही रहा है और वन से भी डिवाइड हो रहा है, तो कंफ्यूजन रहती है कि वन प्राइम है या नहीं है ना। तो आज के बाद आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे,
कि द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके कितने फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2 नॉट लेस देन 2। अब 2 फैक्टर्स की मैंने बात कर ली तो जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होंगे, है ना। अब कौन से हुए प्राइम नंबर बेटा, पहला प्राइम नंबर हुआ आपका 2। क्यों हुआ, क्योंकि इसके देखो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक है आपके पास 2। सिमिलरली दूसरा प्राइम नंबर हुआ हमारा 3, 1 और 3। थर्ड हुआ 1 और 5 हो गया 7, 1,7। ऐसे ही बेटा 11 हो गया 1,11। ठीक है, तो आज के बाद आप कैसे याद रखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे मेन बात तो ये कि 1 भी मैं देखता हूं कि कई बच्चे 1 को भी कंसीडर करते हैं कि सर ये प्राइम है। तो अगर आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। अब जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन भी ऐसे याद करनी है आपको कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, अब 2 से ज्यादा फैक्टर्स कौन से नंबर के हुए, सबसे पहले कौन से आया, देखो 4 आया, क्योंकि इसके देखो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। फिर आया आपका 6, 1 भी फैक्टर है इसका, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है ना। सिमिलरली आपका आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9। तो अब क्या देख रहे हैं कि इनके जो फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा है। तो जिन भी नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो नंबर्स आपके होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम कंपोजिट नंबर। इसके बाद एक वर्ड और आएगा बेटा जिसका नाम है को प्राइम, ये भी आपको जानना है। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा, और 1 तो होता ही है सबका कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा और कोई भी उनका कॉमन फैक्टर ना हो। और ध्यान रखना को प्राइम है तो ऐसा नहीं कि आप प्राइम ही नंबर लेंगे। मान लो कि जैसे मैंने ले लिया 7 और 5, मानता हूं कि इसमें 1 के अलावा ये को प्राइम नंबर है ना, लेकिन अगर मैं ले लेता 8 और 7, ये भी को प्राइम है बेटा। ये को प्राइम क्यों है, जबकि आप देखो कि 8 तो प्राइम नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 1 इसका कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो को प्राइम के लिए जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, है ना। अगर दोनों प्राइम होते तब तो होंगे वो को प्राइम, लेकिन मैंने क्या कहा, ये कंडीशन ऐसी नहीं कि मतलब प्राइम नंबर ही होंगे दोनों तभी उनको को प्राइम माना जाएगा। कोई भी दो नंबर जिनमें की कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है वो नंबर आपके क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपने पढ़े। अब देखो रेशनल फ्रैक्शन में थे तो इनको भी आप देखो सबके नीचे 1 लिख सकते हो, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हो, 0 को भी 0/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1। तो ये जितने भी नंबर आपने देखे, जितने भी मैंने नंबर लिए हैं, ये है तो इंटीजर में से ही सारे नंबर आ गए, है ना। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके, रेशनल नंबर है। इसके अलावा क्या बचे, इसके अलावा फ्रैक्शंस बच गई, जैसे 1/2 हो गया, माइनस का 1/2, -3/5, 7/6 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर आपके क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैं बात करता हूं जो सेकंड टाइप का आपके पास नंबर है, वो नंबर कौन से हैं आपके पास, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर सिंपल कि जो नंबर रेशनल नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, है ना। मतलब जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q इंटीजर है। जैसे कि मैं लेता हूं पहला √2, तो √2 को तो हालांकि आप √2/1 फ्रैक्शन में तो लिख दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए था, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, नहीं आ रहा ना। न्यूमरेटर देखो इंटीजर नहीं है, आप देखेंगे कहीं पर भी √2 नहीं आ रहा इंटीजर में। ठीक है, इसके अलावा जैसे √3 हो गया या 5 + √7 हो गया, तो ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक, तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों का सेट आप ले लो, दोनों को इंक्लूड कर लो, तब जाके हमारा रियल नंबर का सेट बनता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का सेट ही क्या होता है बेटा, रियल नंबर्स होता है। अब बात आती है कि अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि रियल नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि जो रियल जो नंबर नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये आपको 11th में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी करोगे तब जाके आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपका आंसर होगा +-2। +2 क्यों होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करता हूं तो भी 4 आता है, और -2 इसलिए होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता कि बेटा स्क्वायर रूट निकालो -4 का, है ना, तो -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप, है ना। अगर आप 2 कहेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, -4 तो होता ही नहीं है। -2 कहेंगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, जबकि हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर आपने ले लिया और स्क्वायर रूट के साथ, ऐसे नंबर आपके रियल नहीं होते हैं, और ऐसे नंबर को बेटा हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स।
तो ये तो हो गया चैप्टर के नेम के बारे में डिस्कशन, और ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि अगर इन चीज़ों की जरूरत अगर आगे पड़े, है ना, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कौन कौन से नंबर है, कौन से प्राइम है, कौन से कंपोजिट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर में और कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। आपके पास जो टॉपिक्स हैं इसके बाद वो है, एक मिनट बेटा, हाँ, टॉपिक कौन कौन से हैं आपके पास, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है समझिएगा जरा। यह है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब प्राइम नंबर के, जैसे कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने 2, तो इसको हम इस प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि देखो 12 को क्या लिखोगे आप, 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। ठीक है ना, डजेंट मैटर कि ऑर्डर क्या है, भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो अगर हम आगे पीछे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है, हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 भी प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। ठीक है, कोई भी आपने कंपोजिट नंबर लिया 2 इंटू 5, तो आप इसको प्राइम, जो इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, प्राइम नंबर है, इनके प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं। ये आपके पास पहली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन मैंने देखा कि जो 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है उसमें यही है कि आपको फैक्टर्स करने होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक है आपके पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एलसीएम निकालना है हमें और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। हालांकि आपने एचसीएफ 7th 8th क्लास में डिवीजन मेथड से भी निकाला होगा, हालांकि इसमें भी था, यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो अब हट चुका है आपके सिलेबस से। जो रिड्यूस जो सिलेबस से जो नई बुक आई है उसमें है नहीं 1.1। अब 1.1 जो सेकेंड एक्सरसाइज हुआ करती थी वो अब 1.1 में है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है और प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो यहां पर भी आप प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड ही पढ़ेंगे। तो पहले एचसीएफ के लिए देखो, कोई भी 2 नंबर आपने ले लिया, पहले इजी 2 नंबर ले लेते हैं हम, 10 और 20। मैं अगर बात करूंगा कि इनका एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको पता है कि अगर फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों नंबरों से या तो छोटा होगा, है ना, या फिर छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा। ऐसा तो है नहीं कि फैक्टर 20 का, जैसे 10 और 20 का दोनों का कॉमन फैक्टर, भाई 10 मैं मान सकता हूं, 5 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे कैसे हम। 10 को मैंने लिखा देखो 2 इंटू 5, और 20 को मैंने लिखा 2 2 जा 4 4 5 जा 20। नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर, देखो क्या क्या आ रहा है। आपने कहा सर कॉमन फैक्टर एक तो 2 है, और 2 देखो दोनों जगह आ रहा है, और 5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कितना इसका एचसीएफ आया, 10 आया। मैं वही बोल रहा हूं आप लोगों से कि एचसीएफ क्या होगा, दोनों नंबरों से या तो छोटा हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो मैंने ले लिया 15 और 10 ले लिया। 15 का 3 इंटू 5 मैंने लिखा, और 10 का लिखा मैंने 2 इंटू 5, है ना। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखूं तो आप देखेंगे कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 5। तो क्या आपने देखा कि एचसीएफ जो है दोनों नंबरों में से जो नंबर छोटा होगा उसके इक्वल हो सकता है, या उन दोनों नंबरों से छोटा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एचसीएफ आपने निकाला और वो दोनों नंबरों से बड़ा आ जाए। दूसरा तरीका बेटा, इसको जैसे आप ऐसे भी इस तरीके को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये 2 है, 2 की पावर कितनी हो गई 2, और 5 की पावर 1 हो गई। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो पहले कॉमन देखा आपने 2 है और क्या है 5 है, तो 2 और 5 अगर कॉमन है ना, इनकी मिनिमम पावर आपको लिखनी है। अब 2 की पावर देखो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मिनिमम पावर क्या है 1, तो यानी कि 1 पावर आएगी। 5 की तो दोनों जगह 1 ही पावर है, तो 1 ही रहेगी इसकी। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 ये है, 2 टू द पावर 1, रेज टू द पावर 1 ये है। तो अगर मैं बात करता हूं कॉमन, तो कॉमन आपको केवल 5 दिखाई दे रहा है, और इसकी मिनिमम पावर जो है 1 ही है, तो 1 आ गया आपका। ठीक है, एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल आप जानते हैं कि बड़ा ही होता है ना,
निकालना, एक बार इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। जैसे 10 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या लिखेंगे, 10 को 2 इंटू 5 आपने लिखा और 20 को लिखा 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम में क्या है, पहले तो जो भी, पहले इसको चलो पावर की फॉर्म में लिख दो। ये आ गया 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। जो नंबर आपको दिख रहे हैं पहले वो लिखो, है ना। 2 और 5 दिख रहा है दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 5 हमने लिखा, ठीक। अब इनकी मैक्सिमम पावर देखो भाई, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो मैक्सिमम पावर आ गई आपकी 2। 5 ये है, 5 दोनों की पावर 1 है, तो 1 ही पावर मानी जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4, 4 इंटू 5, यानी कि आपका एलसीएम आ गया कितना, 20। तो एक बात ध्यान देना दे जरा कि 10 और 20 है ना, बड़ा नंबर क्या है 20, तो हमने देखा कि एलसीएम बड़े वाले नंबर के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यही वाला 15 और 10, तो आपने 15 को लिखा 3 5 ज़ा 15 और 10 को लिखा 2 इंटू 5। अब एलसीएम में क्या, पहले तो जितने नंबर दिख रहे हैं आपको, जितने भी नंबर हैं, कॉमन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप सारे लिखो। तो आपने कहा सर 2 भी है यहाँ, 3 भी हमें दिख रहा है, दोनों में 5 भी हमें दिख रहा है। अब इसकी मैक्सिमम पावर है ना, 3 टू द पावर 1, 5 टू द 2 टू द पावर, सबकी 1 1 ही पावर है, तो लो बेटा 1 ही पावर इसकी आ गई। दोनों में हम क्या लिखते, क्या देखते, मैक्सिमम पावर देखते। अगर यहाँ पर 2 पावर होती, मान लो अगर ये 20 होता है ना, या 5 टू जा 10 5 जा 50 होता, तो 5 की पावर 2 आती, जो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो आप 2 लिखते। फिलहाल तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके पास है। इसके बाद जो टॉपिक आपके पास है कंपोजिट नंबर वाला है और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर टफ नहीं है, बस इन्हीं टॉपिक्स पे ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आएगा एक इरेशनैलिटी वाला, कि इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए हम चलेंगे, मेथड लेके चलेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको 1.1 और 1.1 का एक लेक्चर 1.1 का बना देंगे और एक लेक्चर होगा आपका 1.2 का, ठीक। तो ये आज तो बस अभी बेसिक जो आपको मैंने आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो तब हम और डीपली इन कंसेप्ट्स को और क्लियर करेंगे अपना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।